माँ, तुमने मेरी शादी राधिका से क्यों करा दी? आपको पता भी है कि जब कभी मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ जाता हूँ तो मुझे वो नीचा दिखाने से पीछे नहीं हटते कि राधिका कोई जॉब नहीं करती, वो तो सिर्फ घर के कामकाज के लिए ही लाई गई है। रमेश अपनी माँ जानकी देवी से खींचते हुए बोले जा रहा था। बेटे की बात सुन जानकी देवी उसे समझाते हुए कहने लगी, तूने अपनी पत्नी में कभी अच्छाई देखने की कोशिश करी भी है जो तुझे उसमें कुछ अच्छाई दिखेगी? मेरी बहू तो लाखों में एक है। ज़रूरी नहीं कि हर पढ़ी लिखी बहू को नौकरी करना ही है, वो घर में रहकर भी अच्छे से अपनी जिम्मेदारियां निभा सकती है। तेरी मौसी के बहुओं को ही देख ले, बड़ी बहू छोटी बहू दोनों ही नौकरी करती है। घर में कभी कोई मेहमान आ जाए तो उनका आदर सत्कार बहू नहीं बल्कि तेरी मौसी और नौकर चाकर ही आकर करते हैं। और इधर हमारी राधिका को देख, जब कभी मैं नहीं भी रहती हूँ तो वो अकेले ही घर में आए मेहमान को संभाल लेती है। माँ, आपने अपनी पसंद से राधिका को चुना है तो इसलिए आप उसकी तारीफ हमेशा ही करती रहती हैं। उस दिन भी जब आपने कहा कि मौसी के घर पार्टी है, वहाँ मैं राधिका को लेकर चला जाऊँ, तब भी मैंने आपको कहा था कि परिवार के सभी के बहुएं जॉब करती है, मैं उसे वहाँ लेकर जाऊँगा तो वो मुझे नीचा दिखाने लगेंगे। आपके ज़बरदस्ती करने पर मैं वहाँ उसे लेकर तो चला गया, पर वहाँ आए मेहमानों ने राधिका के जॉब न करने के लिए टिप्पणी करने लगे। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आपने राधिका को ही मेरे लिए क्यों चुना। आपको क्या सूझा कि आपने मेरे लिए हाउसवाइफ जैसी बहू मेरे पल्ले बांध दिया? उन लोगों के सामने तो मेरा सिर नीचा हो जाता है। माँ, रमेश अभी तक बुदबुदाए जा रहा था। राधिका और रमेश की शादी को 5 साल होने को आए थे। संयुक्त परिवार में पली बड़ी राधिका में अच्छे संस्कार कूट कूट कर भरे हुए थे। जानकी जी को राधिका पहली नजर में ही भा गई थी। शादी के बाद जानकी जी और राधिका माँ बेटी की तरह ही रहा करती थी। दोनों में अच्छा तालमेल होने के कारण घर के सभी काम आसानी से हो जाते थे। इतनी कुशल बहू पाकर जानकी देवी बहुत खुश थी। उन्होंने मन ही मन सोचा कि उनका बेटा आए दिनों उनकी बहू को भला बुरा कहता रहता है, पर आज जानकी देवी ने निश्चय किया कि वो बेटे को आज अपनी गलती का एहसास दिलाकर ही रहेगी। तो राधिका को इसलिए अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाना चाहता कि वो कोई जॉब नहीं करती, वो घर में रहकर अपनी जिम्मेदारियां संभालती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो घर में पैसों की बचत नहीं करती है। मैंने राधिका को बहुत बार कहा है कि वो घर में कम से कम झाड़ू पोछा करने के लिए नौकर रख ले, पर उसने तो यह कहकर मना कर दिया कि माँ जी, जब मेरे हाथ पैर अभी तक सही सलामत है तो मैं नौकर क्यों रखूं? राधिका तो सुबह से लेकर रात तक सभी कामों को अपने हाथों से करती आ रही है। मैं क्या नहीं समझती कि राधिका नौकर क्यों नहीं रखना चाहती है? केवल इसलिए कि तेरे पैसों की बचत हो, तुझे अलग से कोई एक्स्ट्रा खर्च ना करना पड़े, इसलिए घर में बच्चों को भी खुद ही पढ़ाती है। बाहर से कोई मास्टर उसने रखना नहीं चाहा, सिर्फ इसलिए कि कुछ पैसों की बचत हो जाएगी। मैं जानती हूँ कि वो बाहर जॉब नहीं करती है, पर घर में वो बचत करने से भी कभी पीछे नहीं हटती। वो महीने में बाहर जॉब करके जितना कमा कर लाती उससे अधिक घर में रहकर तेरा बचत करवा देती है। उधर तेरी मौसी के बहुओं को देख, दोनों बाहर जॉब करने के लिए निकल तो जाती है, पर घर में 4-5 मेड रखकर जो खर्च उनके पीछे बैठता है उससे तो सैलरी का आधा हिस्सा वहीं चला जाता है, और बचा कुचा जितना रहता है वो अपने मौज मस्ती में ही उड़ा देती है। हर एक संडे दोनों अपने पति के साथ सिनेमा शॉपिंग पर जाती है। इससे तो अंदाजा लगा ही लिया होगा कि खर्च कितने होते होंगे। बहुओं का कहना है कि हम जब कमाते ही हैं तो अपने ऊपर खर्च क्यों ना करें। बच्चों को भी डे केयर में छोड़कर ऑफिस निकल जाती है, उनके भी पैसे अलग से देने पड़ते हैं। क्या तुझे राधिका ने संडे को सिनेमा या शॉपिंग ले जाने के लिए कभी कहा है? क्या उसका मन नहीं करता कि वो अपने पति के साथ कभी शॉपिंग करने के लिए जाए? तो शायद भूल गया होगा कि तेरे बाबूजी जब बीमार हुए थे तब घर में मैं 24 घंटे के लिए एक नर्स रखने की बात कही थी, पर उस समय हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए बहू ने यह कहा था कि आप चिंता न करें माँ जी, मैं बाबूजी की देखभाल में कोई कमी नहीं रखूंगी। उसी ने ही तो बाबूजी को स्वस्थ करके
आज इस काबिल बनाया है कि वो आज फिर से चल फिर सक रहे हैं। तू अभी तक नालायक ही है। इतना सब कुछ राधिका तेरे लिए करती है, पर तू राधिका को आज तक समझ ही नहीं पाया है। तेरा ही नहीं, वो तो मेरे लिए भी बहुत सोचती है। मुझे तो अपनी बहू पर नाज है। गर्मियों की छुट्टी में जब वह शाम को चिंटू को स्कूल के होमवर्क करा रही थी, तब चिंटू और राधिका दोनों ही पसीने से ओत-पोत हो गए थे। मुझसे तब रहा नहीं गया और मैं बोल बैठी, बहू तू सारा दिन अकेले ही हाथों से घर का काम संभालती है, इसलिए मैं सोच रही थी कि तू अपने कमरे में एसी लगवा ले। मैं अपनी पेंशन के पैसों से बिजली का बिल दे दिया करूंगी। तुझे रमेश से भी पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे। इसके बाद राधिका का जवाब सुनकर मुझे अपनी बहू के प्रति प्यार और बढ़ गया। माँ जी, आप खामखा चिंतित हो रही हैं। बच्चों को इस उम्र में थोड़ा परिश्रम करने देना चाहिए, ताकि उन्हें एहसास हो कि उनके माता पिता ने किन कठिनाइयों को पार करके उन्हें पढ़ाया लिखाया है। इससे दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। एक तो पैसों की भी बचत होगी और दूसरा की बच्चों की परवरिश भी अच्छे से होगी। उनके मन को अगर कुछ सुख सुविधा से वंचित रखा जाए तो उनमें विलासिता की भावना नहीं आएगी। अभी तो पंखे से काम चल जा रही है, तो एसी लगवाने की अभी कोई जरूरत नहीं है। माँ जी अभी तक बोले जा रही थी और रमेश सिर झुकाए उनकी बातें सुने जा रहा था। रमेश को अपनी गलती का एहसास हो गया और माँ से कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, मैंने अनजाने में राधिका को बहुत ठेस पहुँचाया है। जो बातें मुझे राधिका से नहीं कहने थे उसे भी मैंने कह दिया है। हाँ माँ, आप ठीक ही कह रही हैं कि राधिका हमारे लिए बहुत सोचती है। नौकरी ना करके भी वह घर को एक घर नहीं बल्कि एक मंदिर समान उसकी पूजा करती है। दरवाजे पर खड़े रमेश के पिताजी दिनेश जी अपने बेटे और पत्नी की बातों को सुनने के बाद कहने लगे, बेटा तुझे तो माफ़ी पहले ही मांग लेनी चाहिए थी, पर तू तो अपनी गलती कभी मानता ही नहीं। हर समय अपने आप को ऊंचा पीठी ही देता है और अपनी पत्नी को केवल कम आंकता आया है। तुझे तो खुश होना चाहिए कि तुझे राधिका जैसी इतनी समझदार पत्नी मिली है। नहीं तो तेरी मौसी के बहू को ही देख ले, आए दिनों उनके घर में कुछ न कुछ लेकर झगड़े होते ही रहते हैं। राधिका के संस्कार इतने अच्छे हैं कि वो कभी भी अपने सास ससुर या पति के मुंह पर पलटकर जवाब नहीं देती। हर समस्या का समाधान राधिका के पास होता है। तुझे तो उसके ऊपर गर्व होना चाहिए। अपने ऑफिस के पार्टियों में और रिश्तेदारों के फंक्शन में तुझे राधिका को तो अवश्य अपने साथ लेकर जाना चाहिए। चलो ठीक है, देर से ही सही, पर तुझे यह बातें समझ तो आई, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। पर तुझे माफ़ी तेरी माँ से नहीं बल्कि राधिका से मांगनी चाहिए। अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी राधिका की ओर इशारा करते हुए दिनेश जी बोले, राधिका मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं आइंदा तुम्हें कभी नीचा नहीं दिखाऊंगा और न ही कभी तुम्हारी काबिलियत पर शक करूंगा। तुम घर पर रहकर भी अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय जिस तरह से देती आई हो, अगर माँ मुझे आज तुम्हारे बारे में यह सब बातें नहीं बताती तो मैं शायद ही यह सब कभी जान पाता। आई एम वेरी वेरी सॉरी राधिका। आज शाम हम लोग शॉपिंग करने चलते हैं। राधिका की आंखों में आंसू बह जा रहे थे। वो मन ही मन जानकी देवी को शुक्रिया कर रही थी, जिनकी वजह से रमेश को आज उसकी कद्र समझ में आई। तो दोस्तों, क्या आपको कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।